हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं जो अपनी अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th की थ्योरी होती है, कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर अगर आप पिछले साल के पेपर देखो तो कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर रहे हैं जो कि थ्योरी के ऊपर बेस्ड थे, और वो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में या छोटे नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर। और पिछली बार तो सीएजीआर की जो डेफिनेशन थी वो भी आ गई थी सीएजीआर के क्वेश्चन के साथ। तो जिस जिस चैप्टर की थ्योरी पॉसिबल है वो सारे के सारे टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और थ्योरी के अलावा जो आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं सारे चैप्टर्स के जो भी फार्मूलाज हैं, तो फार्मूलाज के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा। फार्मूलाज होपफुली आप सभी को अच्छे से याद हो ही गए होंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर फार्मूला तो हम लगाते ही हैं। इसके अलावा जो थ्योरी पोर्शन होता है, जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद जो थ्योरी क्वेश्चन है आपका, वो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे और पूरा जो थ्योरी पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर जो फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें अवेलेबल करा दूंगा। वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में इसको पढ़ना चाहें तो इजीली आप इसको पढ़ सकें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशन। अब इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। अगर थ्योरी की बात करें तो कांग्रेस मॉडलों की जो डेफिनेशन होती है, कांग्रेस मॉडलों को जो लिखने का तरीका होता है कि लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स एंड एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि n की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जब आप कांग्रेस मॉडुलो लिखते हैं ऐसे ए कांग्रेंट टू बी मॉडुलो एन, तो ये जो एन की वैल्यू है ग्रेटर देन 1 ही आपको लेनी है। और ये क्वेश्चंस में भी काम आएगी आपके। जब आपको मान लो कोई क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट दिया होगा और आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसमें आप 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है। और कांग्रेस मॉडुलो को जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसमें जो ये जो रिमाइंडर आता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये मॉड एन से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसके जो फाइनल आंसर आप लिखोगे तो उसमें जो बी की वैल्यू आएगी ये इसके मॉड एन से कम होनी चाहिए। ठीक है। जब भी फाइनल आंसर होगा तो बस इस चैप्टर के अंदर यही थ्योरी है। बाकी इसके अलावा जो इसके अंदर टॉपिक्स हैं, पाइप एंड सिस्टम, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, रेसेस एंड गेम्स, मिक्सर एंड लिगेशन, सबके अंदर फार्मूलाज आपको लगाने हैं और फार्मूला अप्लाई करने हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो उसमें सेकंड जो चैप्टर है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, इसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यूज होता है। तो इसमें रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफाई कर दिया जाए कि जो ए और बी जो नंबर हैं ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन दे दिया, उसमें कह दिया कि भाई ए एंड बी आर टू डिफरेंट नंबर्स, और उसमें आपको ऑप्शन में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो उसमें सही ऑप्शन रहेगा आपका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अगर दोनों में से अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर वही आपका आंसर होगा, फिर तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस होंगे और ए और बी दो डिस्टिंक्ट नंबर होंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। उसके बाद अगर हम आगे चले मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से ही कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। जैसे एवरी इक्वल मैट्रिक्स इज कंपेरेबल बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। जितनी भी मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो उनको हम कंपेरेबल या इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका कन्वर्स करना चाहें तो वो सही नहीं है। यानी एवरी कंपेरेबल मैट्रिक्स इज नॉट मैंडेटरी टू बी इक्वल मैट्रिक्स। If A and B are two matrices such that AB exists, then BA may or may not. अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं A और B और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है यानी पॉसिबल होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो B है वो भी पॉसिबल हो सकता है कि BA निकल भी सकता है, हो सकता है BA ना भी निकले, डिपेंड करेगा उसके ऑर्डर के ऊपर। एवरी एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। जब भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, जैसे अगर आपने ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी तो इसमें जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये हमेशा जीरो ही होने चाहिए। बाकी यहाँ पर -3 है तो यहाँ +3 होता है, यहाँ पर -2 है तो इधर +2 होता है, इधर 5 है तो इधर -5 होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दो,
तो हमेशा जो आंसर आएगा वो सिमेट्रिक ही आएगा। यानी पहले वो मैट्रिक्स कैसी थी जरूरी नहीं है, कैसी भी हो, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सिमेट्रिक होनी चाहिए या स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए तभी हम उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करेंगे। यानी मैट्रिक्स किसी भी टाइप की हो, अगर हम उसके ट्रांसपोज में उसको ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे ए में से ए ट्रांसपोज को तो आंसर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में कह रहा है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर दिस वी कैन एसोसिएट ए यूनिक रियल नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी कोई भी जो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो उससे एक नंबर रिलेट करता है और उस नंबर को हम उसका डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो जब भी डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए, अगर स्क्वायर नहीं है तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते हो। लेट ए एंड बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड द सिंगुलर, यहां पर कैपिटल ए आएगा, ठीक है। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं तो अगर वो 0 आता है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स सिंगुलर है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कहेंगे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। और कोई भी जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है उसके लिए उसका नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स it should be नॉन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी तो आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हो, नॉन सिंगुलर होना जरूरी है तो हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर की थ्योरी रही। उसके बाद अगर हम चैप्टर 5 की बात करें उसमें थ्योरी कुछ नहीं है, फार्मूलाज हैं सारे। और चैप्टर 6 में भी ज़्यादातर आपके पास थ्योरी पोर्शन बहुत कम है, यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा कुछ ऐसी नहीं है, ठीक है। फिर भी कहता है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चाहे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो चाहे फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, उस फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। The break-even point is the level of production where the revenue from sale is equal to the total cost of the production. जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां पर जो रेवेन्यू और कॉस्ट है दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। इन सेंस आप ये कह सकते हो कि जो प्रॉफिट लेवल है आपका वो 0 पे आ जाता है, मतलब आप जो आप लगा चुके हो बिजनेस में वो आपका पैसा वापस आ जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन वहां पर आती है। In a purely competitive market environment, P remains constant and marginal revenue is equals to एवरेज रेवेन्यू। अगर प्योरली कम्पिटिटिव मार्केट होती है, मतलब मोनोपोली मार्केट में नहीं होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मोनोपोली मार्केट होती है तो उसके अंदर मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू एवरेज रेवेन्यू से कम हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। कोई ऐसा थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, सारा इंटीग्रल्स है, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी सारी आपको याद कर लेनी है, यानी वहां पर सब कुछ फार्मूला बेस्ड है। उसके बाद अब डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जब जनरल सॉल्यूशन आप लेते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसके जितना उसका ऑर्डर होता है उतने ही उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। अगर n ऑर्डर है तो उसके अंदर n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, मतलब अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर 2 है तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, यानी जितना ऑर्डर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो इसमें कोई मैटर ही नहीं करता कि ऑर्डर कितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा 0 के बराबर होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर वहां पर पुट कर देते हैं और उसके बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास वो बन जाती है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके बाद हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी में जैसे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एक लिमिटिंग फॉर्म होती है। तो इसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो n होता है काफ़ी बड़ा होता है और प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है। आइडियली अगर हम बात करें इसमें जो n होना चाहिए, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 अकॉर्डिंग टू थ्योरी। लेकिन जब हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो 50 से कम भी होता है तो वहां पर भी हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा लेते हैं। वो क्वेश्चन में डिपेंड करता है, आपको लिखा हुआ होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है तो लगा देते हैं, नहीं लिखा होगा तो बात अलग है।
लेकिन अगर हम बात करें इसकी थ्योरी की तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम बोलते हैं कि एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी इसका एक नाम होता है, और इसके अंदर एक बेल शेप कर्व होता है जो भी एक सिमेट्रिक लाइन से, जैसे इसका एक बेल शेप कर्व होता है, और यहाँ पर इधर आपके पास ये मीन होता है। ठीक है, यहाँ से सिमेट्रिकल होता है, यानी जितना ये लेफ्ट में है उतना ही ये राइट में होता है, दोनों तरफ बराबर होता है। यानी इसका एरिया 0.5 इधर होता है, 0.5 इधर होता है, और माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया इसका 1 के बराबर होता है। इसमें कुछ आपको फार्मूलाज दे रखे हैं जिनका क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। सबसे पहले है नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन। तो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड इनटू में √2 ई रेज टू पावर -1/2x माइनस म्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर इसका होल स्क्वायर। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। जब हम इसी फंक्शन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो x को हम रिप्लेस कर देते हैं z से। x को z में रिप्लेस करने का फार्मूला ये रहता है, z इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने z यहाँ पर तो ये वाली जो टर्म आ रही है इसकी जगह उठाकर आपको यहाँ पर z रख देना है, और इस केस में जब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाते हैं तो उसमें म्यू 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन हट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा, और e की पावर इसकी जगह पर हम z रख देंगे तो z²/2। यहाँ पर इस तरह से फार्मूला बनेगा, और z की वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में लाई करती है। इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है कि थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से आपके आ सकते हैं। तो इसके अंदर थ्योरी भी काफ़ी है, इसके अंदर और टाइम सीरीज वाला जो टॉपिक है उसके अंदर से भी थ्योरी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कहता है कि जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉपुलेशन की उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, यानी पॉपुलेशन से जो हम डाटा ऑब्टेन करते हैं उसको पैरामीटर बोला जाता है, और नॉर्मली उसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट से। ठीक है, जैसे अगर मीन निकालोगे तो उसको हम डिनोट कर देते हैं उससे म्यू से, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसको डिनोट कर देते हैं सिग्मा से। ऐसे ही अगर आप सैंपल का यूज़ करके वहाँ से जो डाटा निकालते हो तो उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, और इसको जनरली हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। जब हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं तो मेन आपके पास दो तरह की सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको आप अनबायस्ड सैम्पलिंग भी बोल सकते हो, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है उसको हम बायस्ड सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों के अंदर चार चार टाइप होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, इन सब का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जो आप इसका इन्फ्रेंशियल स्टेट्स का वन शॉट है, जो थ्योरी पोर्शन जो मैंने कराया हुआ है उसको आप एक बार देख लेंगे तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल रैंडम सिस्टमेटिक ये सब क्या क्या होता है। ठीक है, इन सब के नाम आपको याद होने चाहिए, इन सब के काम भी याद होने चाहिए कि कहाँ पर कौन सी सैम्पलिंग होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इस नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग होगी, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग होगी, जजमेंट सैम्पलिंग होगी, और स्नोबॉल सैम्पलिंग होगी। तो जब आप सैम्पलिंग करते हो तो उसमें एक वर्ड आता है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग या फिर अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है जो पॉपुलेशन को सही ढंग से रिप्रेजेंट करे, ठीक है, और अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो पॉपुलेशन को सही ढंग से रिप्रेजेंट ना करे। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी आप सर्वे करते हैं, उस सर्वे करने के लिए उसका हमें पर्पस देखना है कि क्या पर्पस है। जैसे अगर इलेक्शंस आ रहे हैं, अब इलेक्शंस में अगर आप सर्वे करना चाहते हो कि कौन सा कैंडिडेट जीतेगा, और उसके लिए अगर हम सैंपल में चूज करें कि बहुत यंग जनरेशन के लोगों को या फिर ऐसे लोगों को जिनका वोट बैंकिंग, जिनका वोट ही नहीं है अभी, यानी जो 16-17 साल के बच्चे हैं, अगर आप उनको सेलेक्ट करोगे या फिर आप यंगस्टर्स को ही खाली सेलेक्ट करो तो उसकी वो उस सैंपल को हम बोलेंगे कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। सैंपल वो सही तब होगा जब उसमें हम हर एज ग्रुप के लोगों को इकट्ठा उसको सैंपल को ले, और उसके अंदर लेकिन जिनका वोट बना हुआ हो। ऐसा नहीं कि भाई आप स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, 18 साल या उससे ऊपर के जितने भी लोग हैं 60-70 तक के सब उसके अंदर रिप्रेजेंट करें तो वो एक सही सैंपल होता है। इस तरह के सैंपल को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अल्फा इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 1 - अल्फा इज द कॉन्फिडेंस लेवल। अल्फा का मतलब होता है यहाँ पर कि सिग्निफिकेंस लेवल कितना है, ठीक है, और 1 - अल्फा अगर आप कर दोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे अगर मैं कॉन्फिडेंस लेवल कहूँ कि मैं कोई डाटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसके लिए 95%, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है। और उसमें अगर हम मार्जिन ऑफ एरर हमें निकालना होगा तो यानी हम निकालेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो टोटल में से परसेंटेज की अगर हम बात करें, टोटल परसेंटेज होती है 100 में से 95 माइनस करोगे तो 5% वहाँ पर आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।
उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 एरर आती है इसके अंदर। टाइप 1 एरर के अंदर क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस है, दो कंडीशन होती है कि नल हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है और हम कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो दैट मीन्स वो करेक्ट है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू आ रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू आ रहा है और हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे टाइप 1 एरर। ऐसे ही अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू आ रहा है, ठीक है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नल हाइपोथेसिस ठीक है लेकिन वहां पर जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो ट्रू आ रहा है, तो यहां पर एरर हो गई। इसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर। यानी टाइप 1 एरर के अंदर रिजेक्ट होता है नल हाइपोथेसिस और टाइप 2 एरर के अंदर एक्सेप्ट होता है नल हाइपोथेसिस। अगर हम इसको दूसरे टर्म्स में कहें कि टाइप 1 एरर इज कॉल्ड द फॉल्स पॉजिटिव एंड टाइप 2 एरर इज कॉल्ड द फॉल्स नेगेटिव। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइप 1 एरर, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। व्हाट इज द टाइप 2 एरर, इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव। उसके बाद सेंट्रल लिमिट थ्योरम आती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के अंदर क्या होता है कि जो आप इसके अंदर जो भी डाटा आप लेते हो तो उसका पहले का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर उसके अंदर हम इनफ नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं, इनफ नंबर ऑफ सैंपल मतलब कम से कम 30 या उससे ज़्यादा, तो उस केस में जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो हमेशा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इट स्टेट दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन अप्रोचेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर। जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बड़ा करोगे तो इसकी जो शेप है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, नो मैटर वट एवर बी द शेप ऑफ द population distribution. A sample size of 30 or more is considered to be sufficient to hold CLT. तो CLT लगाने के लिए कम से कम 30 का सैंपल साइज होना चाहिए, तो वहां पर हम CLT लगा सकते हैं। अब CLT जब आप लगाते हैं तो जो सैंपल आप उसमें से चूज करोगे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू या उसकी मीन वैल्यू पॉपुलेशन मीन के बराबर ही होती है। और अगर हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय √n। अब यही फार्मूला आपका सेम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का भी फार्मूला होता है, उसमें भी पॉपुलेशन मीन ऊपर रहेगा और नंबर ऑफ सैंपल्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे विद रूट। तो स्टैंडर्ड एरर या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, दोनों का फार्मूला यहां पर सेम रहना है। उसके बाद आता है हमारे, इसके अलावा उसमें इन्फ्रेंशियल स्टेट्स में जो टी टेस्ट हैं वो सारे फार्मूलाज हैं, वो सारे फार्मूलाज आप क्वेश्चंस में यूज़ कर दे ही हो, तो उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद टाइम सीरीज आते हैं। टाइम सीरीज के अंदर 4 तरह के कंपोनेंट होते हैं। उन चारों कंपोनेंट को ट्रेंड कंपोनेंट, साइक्लिकल कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट और इरेगुलर कंपोनेंट। अब इन 4 कंपोनेंट का काम भी आपको पता होना चाहिए, सीजनल क्या होता है या साइक्लिकल कंपोनेंट क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में डिटेल में फिर और देखना है तो टाइम सीरीज का जो वीडियो है वन शॉट वाला आप देख लेंगे, तो उसके अंदर हमने डिटेल में सारा डिस्कस किया ही हुआ है। टाइम सीरीज की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनाइज डाटा जब हम किसी टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं उसी को हम बोलते हैं टाइम सीरीज। चाहे वो अब टाइम आवर्स में हो, चाहे टाइम वो मिनट्स में हो, चाहे टाइम वो ईयर्स में हो, मंथ्स में हो, कैसे भी हो, लेकिन उसके अंदर एक गैप होना, मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि वो ईयर्स में आप ले रहे हो या फिर आवर्स में ले रहे हो। ऐसा नहीं कि कोई डाटा तो आप ईयर्स का उठा रहे हो, कोई डाटा आप मिनट्स का उठा रहे हो, या कोई डाटा आप मंथ्स का उठा रहे हो, ऐसा नहीं। सारा या तो मंथ्स का हो या ईयर का हो या आवर का हो या मिनट का हो। तो इस तरह के डाटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम सीरीज। और टाइम सीरीज के डाटा को आप यूज़ करते हो स्टेट्स में या किसी पैटर्न को पता करने में या फिर वेदर फोरकास्टिंग में, तो ये टाइम सीरीज का डाटा है, इन जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर 2 तरह के मॉडल काम करते हैं, एक एडिटिव मॉडल होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होता है। एडिटिव मॉडल का मतलब होता है कि इन सारे कंपोनेंट को अगर हम प्लस करते हैं तो एक ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आएगा। और अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की बात करते हैं तो इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आएगा। तो टाइम सीरीज में बस इतना ही थ्योरी पोर्शन है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आप कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनकी आपको डेफिनेशन भी याद कर लेनी चाहिए या फिर समझ लेनी चाहिए। आप उनको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो या फिर आपने याद कर रखे हैं तो बुक की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर CAGR की डेफिनेशन भी पूछी गई थी। तो यहाँ पर जैसे टर्म आती है परपेचुटी, तो परपेचुटी क्या होता है? परपेचुटी एक टाइप की एन्युटी होती है इन विच द पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगिन ऑन ए फिक्स डेट। जो परपेचुटी होती है वो हमेशा एक फिक्स डेट पर स्टार्ट होती है और कंटिन्यूसली फॉर एवर चलती रहती है, इसलिए आप इसकी फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर वैल्यू हम इसकी नहीं निकाल सकते। मान लो MCQ क्वेश्चंस में ऐसा आ गया कि आपको डाटा सब कुछ दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी, और एक ऑप्शन आएगा उसमें डज नॉट एग्जिस्ट या इनफिनाइट, तो आप उसमें उसी ऑप्शन पर टिक करेंगे।
उसके बाद सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जिसको हम एक्यूमुलेट करते हैं अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को सॉल्व करने के लिए। फ्यूचर में हमें कुछ खर्चा करना है, उसके लिए हम एक फंड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। और सिंकिंग फंड हमेशा एक फिक्स टाइम के लिए होता है और फिक्स टाइम पे स्टार्ट होता है, फिक्स टाइम पर ही खत्म हो जाता है। Effective rate of return, it is the real rate of return generated by an investment when all factor affecting returns are considered। जब आपको एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है तो उसके बाद आपको ये देखना होता है कि बाकी कोई और फैक्टर ऐसा है या नहीं है जो कि आपके रेट पर फर्क डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। जैसे अगर आपको पूरे साल का रेट बताया जाता है कि भाई 10% आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन अगर कंपाउंडिंग उसमें साल में 2 बार या 3 बार या 4 बार होती है तो उस केस में आपका जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर बाकी कोई फैक्टर इफेक्ट डालता है या नहीं डालता है, उसी को जो वैल्यू आती है वहां से निकलने के बाद उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, जो एक्चुअल में हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR, it is an average yearly growth of an investment over a certain time period when returns or profit are in reinvested at the end of each year। जब आप कई सालों तक ऐसा करते हो कि जो आपने पैसा मान लो कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो आप वापस उसी के अंदर डाल रहे हो। जैसे आपने शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का, अब शेयर से आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, आपने वो शेयर अगले साल भी आपने मतलब वो कंटिन्यू करा, वहां से जो प्रॉफिट आ रहा है आपके पास वो भी आपने कंटिन्यू करा। तो इस तरह से कई सालों तक अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एक ईयरली रेट मिलता है कि अब ईयरली आपका पैसा इस रेट से बढ़ रहा है या इस रेट से घट रहा है, उसको बोलते हैं CAGR। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर इन्वेस्टर टू कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स में कंपेयर करना है कि किस इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको अपना पैसा डालना चाहिए, तो उसमें CAGR आपकी बहुत हेल्प करता है कि किसका CAGR अच्छा है, वहां पर अपना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक आपके सिलेबस में सिंकिंग फंड और सेविंग अकाउंट दोनों के बीच में डिफरेंस का भी टॉपिक दिया हुआ है, तो ये भी आप समझ लें और पढ़ लें कि सिंकिंग फंड एक फिक्स टर्म अकाउंट होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट एक लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है जिसको आप अपने हिसाब से कभी भी बंद कर सकते हो। इट इज सेटअप फॉर ए पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंसेस, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। थर्ड पॉइंट हो गया, इन सिंकिंग फंड ए फिक्स अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल इज डिपॉजिट। एक फिक्स अमाउंट आपको एक फिक्स टाइम पर ही डिपॉजिट करना होता है, लेकिन सेविंग में ऐसा कुछ नहीं होता, आप कितना भी अमाउंट कभी भी जमा कर सकते हो। इट कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पस इट वॉज क्रिएटेड। सिंकिंग फंड आप उसी पर्पस के लिए यूज करते हो जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन सेविंग अकाउंट का ऐसा कोई पर्पस नहीं होता, आप उसको किसी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब इसके अंदर हम कंस्टेंट्स बनाते हैं। कंस्टेंट्स क्या होता है, द इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस ऑन द वेरिएबल ऑफ LPP आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। दे मे बी ऑफ, इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसा कोई भी साइन हो सकता है। जो कंडीशंस आपको दी होती है उन कंडीशंस को यूज करके जो हम इक्वेशंस या इनइक्वेशंस बनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं कंस्टेंट्स। feasible reason and feasible solution, the common reason determined by all the constraint of an LPP is called feasible reason and every point in this reason is called a feasible solution। जो भी आप जितने भी आपके पास कंस्ट्रेंट होते हैं उन कंस्ट्रेंट को मिलाकर एक कॉमन रीजन जो आप निकालते हो उस रीजन को हम बोलते हैं फीजिबल रीजन, और जो पॉइंट उस रीजन के अंदर होते हैं उन सब को हम बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशंस। द फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कन्वेक्स सेट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। द फिजिबल रीजन इज ऑलवेज कन्वेक्स सेट, ठीक है, फिजिबल रीजन हमेशा कन्वेक्स सेट होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ए फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब जो आपके पास फिजिबल सॉल्यूशंस आते हैं उन फिजिबल सॉल्यूशंस को पुट करने के बाद आपको जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एन LPP may have 0, 1 और more than 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन ना निकले, या ऐसा भी हो सकता है कि एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हो। ग्राफिकल मेथड, यहाँ पर दो तरह के ग्राफिकल मेथड, अच्छा एक लाइन और है बीच में, इफ टू कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन आर बोथ ऑप्टिमल सॉल्यूशन देन एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स गिव द सेम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे मान लो आपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली है, अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाली, 2 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आपकी सेम मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है,
उन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं हम, वो पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट पर आने वाला हर एक पॉइंट वही सब उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यानी वहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकल जाएगा, अगर मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, लेकिन दोनों पॉइंट्स पर वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए। उसके बाद ग्राफिकल मेथड है एलपीबी के, तो उसमें से एक मेथड है कॉर्नर पॉइंट मेथड और दूसरा है आईएसओ प्रॉफिट और आईएसओ कॉस्ट मेथड। तो कुल मिलाकर लगभग ये सब थ्योरी है, इन्हीं में से आपके कुछ क्वेश्चंस बनने चाहिए। इसके अलावा जो आपने फार्मूलाज याद किए हुए हैं, वो फार्मूलाज भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला हो गया, टी टेस्ट का फार्मूला हो गया, या फिर टाइम सीरीज में जो इक्वेशंस होती हैं वो फार्मूला हो गया। तो इस तरह से जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उन सबके फार्मूलाज भी अच्छे से करो, प्लस ये थ्योरी पोर्शन आप रिवाइज कर लो, तो आपके जो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इन्हीं में से ही जरूर आ जाने चाहिए। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, जैसा भी आपको कन्वीनियंट फील हो आप ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो और साथ ही हाँ, एक चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और वो क्वेश्चन पेपर हम 6 तारीख की शाम को करीबन 6 बजे का टाइम रख लेंगे, ठीक है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 6 बजे हम उसको लाइव उसका सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आप उसका सॉल्यूशन करके रखना और फिर लाइव के मेरे साथ वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस कितने ठीक होते हैं कितने ठीक नहीं होते हैं, तो पेपर से पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। तो एक पेपर हम 6 तारीख को सॉल्व करेंगे और एक पेपर हम 7 तारीख को सॉल्व करेंगे। अभी आपको एक पेपर का लिंक इसमें मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप इसको कर सकते हैं।